हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के शहरों के उपनामों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आने वाले समय में भी बनेंगे। बड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें हम समझने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बात पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। किसी भी डेटा को हमें रटना नहीं है। तो आइए बात करते हैं संपूर्ण टॉपिक के बारे में। इंदौर, जैसा कि आप जानते हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला हो जाता है मध्य प्रदेश का। इंदौर किस नदी के तट पर बसा है? इंदौर खान और सरस्वती नदी के तट पर बसा है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी के नाम से, इंदौर को खेल राजधानी के नाम से, इंदौर को आर्थिक राजधानी के नाम से, इंदौर को वित्त राजधानी के नाम से, और याद रखना कपड़ा राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इंदौर में ज्यादा बिजनेस हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरे जिलों की तुलना में इंदौर ज्यादा डेवलप्ड है। और हम जानते हैं एक बात, 1955 में वित्त निगम का मुख्यालय भी यहाँ पर बनाया गया है। इसलिए आप कह सकते हो वित्त राजधानी के रूप में सबसे ज्यादा बिजनेस है, इसलिए इसे व्यवसायिक राजधानी के रूप में। बिजनेस से क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है, इसलिए आर्थिक राजधानी के रूप में। और यदि बात करें खेल राजधानी के रूप में क्यों जाना जाता है, उसका कारण ऐसा है, यदि इंदौर में हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के दो क्रिकेट स्टेडियम है। एक है नेहरू स्टेडियम और दूसरा है उषा राजे स्टेडियम। इसीलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है। और साथ ही साथ क्रिकेट का सबसे पुराना क्लब 1890 में इसी इंदौर के अंतर्गत उसकी स्थापना हुई थी। कई सारे खेल संबंधित जितनी भी गतिविधियां है इसी इंदौर में संचालित होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी। अहिल्या नगरी, आप जानते हो अहिल्या देवी, जिन्हें हम देवी के उपनाम से या लोक माता के उपनाम से संबोधित करते हैं, उनकी नगरी रहा है इंदौर। मिनी मुंबई के उपनाम से भी उसे जाना जाता है। अब बात करें उज्जैन की। उज्जैन बड़ा ही पवित्र कहलाता है, मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी के उपनाम से जाना जाता है। हम जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने इसी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की है, सांदीपनी आश्रम में, जो कि उज्जैन में आता है। और इसे सांस्कृतिक राजधानी के उपनाम से, साथ ही साथ धार्मिक राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। मेलों का शहर, सबसे ज्यादा यदि देखें संपूर्ण मध्य प्रदेश में मेले मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किए जाते हैं, तो इसी उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। मंदिरों की नगरी के उपनाम से जानते हैं कई सारे मंदिर, जैसे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं उज्जैन में महाकाल की नगरी। जैसा कि हम जानते हैं संपूर्ण भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है। एक है हमारे ओंकारेश्वर में और दूसरा है उज्जैन में। और याद रखना उज्जैन वाला जो ज्योतिर्लिंग है ना, वह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहलाता है उज्जैन। संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मंगलनाथ को कहते हैं। यही मंगलनाथ मंदिर है। यदि किसी को मंगल दोष होता है तो वह यहाँ पर जाकर
अपने दोष का निवारण करता है। यदि बात करें केंद्र बिंदु से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, तो सागर को कहते हैं। यदि आपसे पूछे वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो विदिशा याद रखना। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु आपसे पूछे तो करौंदी जो कि कटनी में आता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु आपसे पूछे तो बरसाली जो कि बैतूल में आता है। इन सभी बातों को याद रखो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उज्जैन के बारे में आप जानते हो, उज्जैन जो है ना शिप्रा नदी के तट पर है। प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात यहाँ पर कुंभ या सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है। 2016 में आयोजित हुआ था। अगला सिंहस्थ कुंभ का मेला हमारे मध्य प्रदेश में 2028 में आयोजित किया जाएगा। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अब बात करते हैं पचमढ़ी के बारे में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो होशंगाबाद जिले में आता है। पचमढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो 1862 में कैप्टन फोर्सिथ के द्वारा पचमढ़ी की खोज की गई थी। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहते हैं, इस पचमढ़ी को कहते हैं मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन मध्य प्रदेश के किस स्पॉट पर है, तो इसी पचमढ़ी में है। और सतपुड़ा की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो पचमढ़ी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की छत किसे कहते हैं, तो पचमढ़ी को कहते हैं। पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है, तो इसी पचमढ़ी को कहा जाता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इस बात को बिल्कुल मत भूलना। अब बात करते हैं भोपाल के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है। मध्य प्रदेश की राजधानी यदि आपसे पूछ लूंगा तो आप सीधे कह दोगे कौन सी, तो भोपाल। किंतु यदि प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछे वह भी भोपाल है। झीलों की नगरी, सबसे ज्यादा झीलें होने के कारण इसे उपनाम दिया जाता है मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी भोपाल। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, 5 पहाड़ियों पर बसी राजधानी कौन सी है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की वह राजधानी भोपाल है। अब बड़ा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, कौन सी 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा है, इस बात को भी नोट कर लो। सबसे पहली पहाड़ी श्यामला हिल्स या श्यामला पहाड़ी के नाम से जिसे हम जानते हैं, अरेरा हिल्स है, न्योरी हिल्स है, साथ में ईदगाह हिल्स है और कटारा हिल्स है। यह 5 पहाड़ियां है। श्यामला हिल्स के बारे में तो आप जानते हो, हमारे मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है। अरेरा हिल्स के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है। जो न्योरी हिल्स है ना, यहाँ पर हमारे भोपाल का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी पहाड़ी पर बना है। अब यदि बात करें आगे चलते हैं, जबलपुर के बारे में बात करते हैं। जबलपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भृंगो ऋषि की तपोभूमि के उपनाम से जाना जाता है जबलपुर, जिसे संस्कार राजधानी के रूप से और मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। हम जानते हैं हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, कहां पर है, इसी जबलपुर में है। उसकी 3 खंडपीठ है, वर्तमान में तो 2 है। एक खंडपीठ जबलपुर से, यानी एक खंडपीठ हमारे पास में है ग्वालियर में, दूसरी खंडपीठ है इंदौर में और तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है भोपाल में। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सुरमा नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो जबलपुर को जाना जाता है। जो सुरमा होता है ना, जो आंखों में लगाया जाता है, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन इसी जबलपुर में होता है। संगमरमर नगरी के नाम से हम जानते हैं सफेद संगमरमर। कहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो जबलपुर में होता है। इसे मार्बल सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसी जबलपुर से एक नया जिला बना 1998 में, जिसका नाम है कटनी। उसे जाना
जाता है चुना नगरी के उपनाम से। इस बात को भी नोट कर लो। अब बात करते हैं खजुराहो के बारे में। खजुराहो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। खजुराहो के मंदिरों के समूह को 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कई सारे सुंदर मंदिर बने हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का सबसे हम देखे विशाल मंदिर है और 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है इस खजुराहो में। और शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है तो इसी खजुराहो को कहा जाता है। पत्थरों पर तराशी गई नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है तो इसी खजुराहो को जाना जाता है। और वहीं पर आप जानते हो नौगांव एक एरिया है, इसे कहा जाता है चौराहों का समूह। यह भी आता है छतरपुर में। ऐसा कहा जाता है इस नौगांव के बारे में कि जिस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था उनके द्वारा इस नौगांव को सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान बनाया गया था संपूर्ण भारत में। अब यदि बड़े बड़वानी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पेरिस किसे कहते हैं तो बड़वानी को कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हम जानते हैं जैन धर्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और उनके तीर्थंकर जिनका नाम है भगवान आदिनाथ की सबसे ऊंची प्रतिमा 72 फीट ऊंची कहां पर है इसी बड़वानी में है। और आप जानते हो फ्रांस के पेरिस के बारे में आपने सुना होगा, एफिल टावर के बारे में, वह भी ऊंचा है और बड़ा ही खूबसूरत शहर है ना पेरिस। उसी प्रकार से बड़वानी भी बड़ा खूबसूरत है, उसीलिए उसे नाम दे दिया गया मध्य प्रदेश का पेरिस। खंडवा और खरगोन इसे क्या कहा जाता है तो सुनहरे जिले के उपनाम से जाना जाता है। यदि क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा कपास का प्रोडक्शन कहां पर होता है इसी निमाड़ वाले एरिया में होता है, खास कर खंडवा और खरगोन में होता है। काली मिट्टी जो पाई जाती है, मैंने आपको बताया था काली जो मिट्टी होती है ना कपास की खेती के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका निर्माण किससे हुआ है तो बेसाल्ट चट्टानों से बनी है काली मिट्टी। यहां पर कहां होता है सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का। अब यदि बात करें बालाघाट के बारे में, बड़ा ही महत्वपूर्ण है बालाघाट। यदि बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशो, सबसे ज्यादा लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किसी यदि जिले में है तो वह है बालाघाट में, जिसे मैंगनीज नगरी के उपनाम से और तांबा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी किसकी खदान मैंगनीज की इसी बालाघाट में है, जिसका नाम है भरवेली खदान। तांबा भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिवनी इसी के पड़ोस में है, इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, ईरी रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर, सबसे ज्यादा कारखाने यहीं पर है। इस बात को नोट कर लो, यह जो नर्मदा घाटी वाला एरिया है ना सिवनी, यदि हम देखें सिवनी में सबसे ज्यादा कारखाने किसके है ईरी रेशम के है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी ईरी रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश का लखनऊ क्या कहलाता है सिवनी कहलाता है। अब बात करें सांची के बारे में, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहलाता है सांची, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सांची के स्तूपों का निर्माण 3री ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। और सांची के स्तूपों की खोज बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बना है, इस बात को सुनना 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। सांची का जो स्तूप बना है ना उसका छायाचित्र 2017 में 200 रुपए के नोट पर अंकित किया
किया गया है। और यदि हम आगे बात करें तो इसी सांची के अंतर्गत जो भगवान बुद्ध है उनके दो बड़े अच्छे शिष्य है, एक का नाम है सारिपुत्र, दूसरे का नाम है महामोगलायन। इन दोनों की अस्थियों के अवशेष यहीं पर रखे गए हैं। और हम जानते हैं सांची के स्तूपों को कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, तो 1989 में शामिल किया गया था। इन सभी बातों को नोट करो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। और यदि बात करें तो 2012 में यहां पर एक यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण यही होता है कि बौद्ध जगत की संपूर्ण भारत में आप कह सकते हैं कि सबसे पवित्र नगरी कौन सा है, सांची है, जो कि किस जिले में आता है, रायसेन जिले में आता है। भोजपुर के बारे में बात करें, भोजपुर का शिव मंदिर आपने सुना होगा, जिसका निर्माण स्वयं राजा भोज के द्वारा कराया गया था। और उसमें संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। उसकी जो कुल ऊंचाई है ना वह 18 फीट है, इसीलिए वह संपूर्ण विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहलाता है। उसी के पास में बेतवा नदी प्रवाहित होती है और वहां पर साइक्लोपियन बांध भी बना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और याद रखना वह जो मंदिर है ना भोजपुर का शिव मंदिर, उसे मध्य भारत का या उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ कहां पर है, तो गुजरात के अंतर्गत है, जो कहां पर आता है, पश्चिम में आता है। यदि आपसे पूछे कि उत्तर भारत का या मध्य भारत का सोमनाथ किस मंदिर को कहते हैं, तो भोजपुर के शिव मंदिर को कहते हैं। इस बात को भी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है, सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है ग्वालियर। और संगीत सम्राट तानसेन का जन्म भी इसी ग्वालियर में हुआ है। यदि ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के बहुत ग्राम में तानसेन का जन्म हुआ था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। इन्होंने शिक्षा किससे ली थी, तो अपने गुरु मोहम्मद गोश से ली थी। दोनों की जो मौत है ना आगरा में हुई थी। आगरा में इन दोनों के आगरा से शव को यहां पर लाया गया और यहां पर बनाया गया है समाधियां या मकबरे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए तानसेन की समाधि या मोहम्मद गोश की समाधि कहां पर है, तो ग्वालियर के अंतर्गत है। और तानसेन की जो समाधि है ना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समाधि कहलाती है। 55 वर्ग मीटर में बनी है यह समाधि। अब यदि बात करें ग्वालियर का किला भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो एक बात को नोट करो, ऐसा कहा जाता है इस किले को आज तक किसी ने भी प्रत्यक्ष लड़ाई में नहीं जीता है। यदि इस किले पर अधिकार किया गया है छल कपट के द्वारा, किसी भी राजा महाराजा के द्वारा इस पर अधिकार किया गया है। डायरेक्ट फाइट में किसी ने भी इस किले को आज तक नहीं जीता है। मैंने कहा गालव ऋषि की तपोभूमि और किलों का रत्न, कई सारा बड़ा ही सुंदर किला है, इसीलिए ग्वालियर के किले को किलों का रत्न भी कहते हैं। उसी के पास में है शिवपुरी, प्रथम मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के उपनाम से जाना जाता है शिवपुरी को। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। आगे यदि बात करें सागर के बारे में बात करते हैं, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सागर। किंतु थोड़ी सी परिस्थिति बदल चुकी है। हमारा जो खंडवा है ना वहां पर है हनुवंतिया, जो टापू है ना वह तीनों ओर से जल से घिरा है। इसी कारण कई सारे लोग इस हनुवंतिया टापू को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। जैसा आप
आपके ऑप्शन हो वैसा आपका आंसर होना चाहिए। पन्ना के बारे में बात करें तो हीरा नगरी के उपनाम से जाना जाता है पन्ना। और याद रखना, संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश मध्य प्रदेश और उसका एकमात्र ऐसा जिला पन्ना जहां पर किसका उत्पादन होता है, हीरे का उत्पादन होता है। वर्तमान में उसका जो पड़ोसी जिला है ना पन्ना का, छतरपुर, वहां पर भी हीरे के भंडार खोजे गए हैं। केन नदी पन्ना और छतरपुर के बीच में सीमा का निर्धारण करती है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, डायमंड सिटी कह सकते हैं। आंवला नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा आंवले का प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो इसी पन्ना में होता है, इसीलिए इसे आंवला नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अब बात करें मांडू के बारे में, जिसे सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के उपनाम से जाना जाता है। धार का मांडू बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कई सारे महल बने हैं, इसीलिए इसे महलों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मछली प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, तो मछली की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। मांडू का पुराना नाम शादियाबाद है, इसे कहीं कहीं आपको करीमाबाद भी लिखा मिल जाएगा। और यदि बात करें रतलाम की, तो रतलाम की सेव बड़ी ही मशहूर है, इसीलिए इसे सेव नगरी के नाम से और अंगूर नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया गया है, तो इसी रतलाम में लगाया गया है। रतलाम तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कर्क रेखा है ना, तो पश्चिम के अंतर्गत देखे तो इसी जिले से सबसे पहले निकलती है और पूर्व में यदि देखे तो शहडोल से निकल जाती है। अब बात करें सिंगरौली के बारे में, ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाता है सिंगरौली। और वहां पर एक एरिया है बेढ़न, उससे हम यदि देखें तो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र जिसका नाम है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, इसी सिंगरौली में है, इसीलिए इसे कहते हैं ऊर्जा राजधानी। अब बात करें मेहर के बारे में, संगीत राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, मेहर जो कि सतना की तहसील है, इसे कहा जाता है संगीत राजधानी। आप जानते हो सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में आपने सुना होगा, उनकी कर्म स्थली रहा है मेहर, उनके द्वारा यहाँ पर मेहर बैंड की स्थापना भी की गई है। उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर प्रतिवर्ष वह आयोजित किया जाता है उस्ताद अलाउद्दीन समारोह। यदि आपसे पूछे कि बताइए उस्ताद अलाउद्दीन अकादमी कहां पर है, तो वह 1979 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। कहां पर, भोपाल में। इस बात को भी नोट कर लो। रीवा के बारे में, सफेद शेरों की भूमि कहलाता है रीवा, छोटी सी बात। अब यदि आ जाए तो दतिया के बारे में बात करते हैं। दतिया बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है मां पीतांबरा देवी का, वह देखिए हम शक्ति पीठ है वहां पर, जहां पर मां बगुला मुखी की आराधना की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है, उन्हीं के नाम से कभी कभी इस शक्ति पीठ को जाना जाता है, इसीलिए लघु वृंदावन के उपनाम से भी जाना जाता है दतिया को। अब मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की नर्मदा किस नदी को कहते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए बेतवा नदी को। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए किस आधार पर, धार्मिक एवं पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो शिप्रा नदी को कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया उज्जैन में इसी नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। बुंदेलखंड की गंगा आपसे पूछे
किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर किस नदी को कहते हैं? तो इसी बेतवा नदी, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। आदिवासियों की गंगा या भीलों की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो माही नदी को कहते हैं। हम जानते हैं माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसी धार के मिंडा नामक ग्राम से होता है। इसका प्राचीन नाम महती है। इसे पृथ्वी की पुत्री के उपनाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली संपूर्ण विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। और वहां पर जो एरिया आता है ना हमारा, कौन सा आता है? हमारे आदिवासी भाइयों का एरिया आता है। इसीलिए आदिवासी भाइयों की गंगा कौन सी नदी? माही नदी को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको संपूर्ण कंटेंट पसंद आया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।